सर मैं 2 मिनट में करता हूँ। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो 1930 में बना था। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट टॉपिक क्या कवर करता है यार, कि गुड्स की परचेजिंग और सेलिंग से रिलेटेड, मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स इज द सेलर, मिस्टर वाई इज द बायर, मिस्टर एक्स इज द सेलर एंड मिस्टर वाई इज द बायर। ठीक है। तो अभी यदि सेलर और बायर किसी गुड्स को खरीदने या बेचने से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, किसी गुड्स को खरीदने या बेचने से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर होगा। तो हमको ये समझना है कि सर दो बातें इससे समझ में आती हैं कि सर है तो ये सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। तो अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना हुआ है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना हुआ है कि सर पहले इसी के अंदर सेलिंग एंड परचेजिंग, सेलिंग ऑब्लिक परचेजिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे उसके प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही आ रहे थे। लेकिन जब देखा गया कि ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गई है, तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाए गए। देखो सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 गॉट रिपील्ड, सेक्शन 76 टू सेक्शन 123 गॉट रिपील्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हटा दिए गए और एक उनकी जगह पे एक नया एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड कहा, इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही हुआ करते थे, वहां से हटा के नया एक्ट बन गया। सिमिलर कहानी पार्टनरशिप से रिलेटेड हुई थी, जो अपन लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा हुआ है ना, सिमिलर कहानी इससे रिलेटेड हुई थी। क्या हुई थी कि सर पार्टनरशिप भी तो दो या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है, उन चारों के बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनरशिप से रिलेटेड था वो कहाँ कवर हो रहा था सर, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 239 टू 266 में कवर हो रहा था। व्हेन वी सॉ, व्हेन आवर लॉ मेकर्स सॉ दैट ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बनती जा रही है, इसको अब अलग से लॉ जैसे एड्रेस करना पड़ेगा और प्रोविजंस ऐड करने पड़ेंगे, दूसरे हटाने पड़ेंगे, तो सेक्शन 239 टू 266 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वर रिपील्ड एंड उसकी जगह पे 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया। ठीक है। तो सर जड़ें कहां पर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, कि सर जड़ें जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही है, नंबर वन। नंबर टू, कि सर अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको गवर्न करता है। तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस तो लागू होंगे ही होंगे जो 1930 के हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, प्लस साथ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस भी ऐसे ट्रांजैक्शंस पे लगेंगे, कि सर दोनों के प्रोविजंस लगेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस भी लगेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के भी प्रोविजंस लगेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे विच इज रिगार्डिंग सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, क्योंकि बन तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे कि सर सेलर और बायर माइनर नहीं होने चाहिए, दोनों पार्टी से अपोजिट पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े ना अपन ने, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश किया है। तो सर ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस भी इस ट्रांजैक्शन पे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस भी बिल्कुल लागू होंगे इस पे। अच्छा सर, कई बार ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक बात कर रहा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसी टॉपिक के ऊपर बिल्कुल अपोजिट बात बोल दे रहा है। एग्जांपल्स में नहीं जाएंगे अभी, राइट नाउ कंसेप्ट समझना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट किसी एक टॉपिक पे एक पर्टिकुलर बात लिखी हुई है, उसी टॉपिक पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बिल्कुल अपोजिट बात लिखी हुई है। तो सर दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस पे, तो किसकी बात मानी जाएगी बान्यमी, किसकी बात मानी जानी चाहिए? सर सोगा की। सोगा की मानी जानी चाहिए, वो बिल्कुल सही बोल रही है। सर ऐसी सिचुएशन में जहां एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर लेके दोनों में फाइटिंग हो रही है,
तो सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट वुड प्रिवेल ओवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात मानी जाएगी। क्यों? उसका कारण है कि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसके उस सिचुएशन के लिए स्पेशलाइज्ड एक्ट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट उस सिचुएशन के लिए स्पेशलाइज्ड एक्ट है जो उस सिचुएशन के लिए बना है। तो इसकी बात फाइनली मानी जाएगी, इसकी बात प्रिवेल करेगी ओवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी तक जो बातें समझाई वो सब समझ में आ रही है? यस कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही निकला हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। नंबर थ्री, सर दोनों के प्रोविजंस लगेंगे, सोगा के भी लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के भी लगेंगे, लेकिन दोनों में जब फाइटिंग हो जाएगी तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस प्रिवेल कर जाएंगे। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स की परचेजिंग और सेलिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे ये एक्ट लागू होता है। तो हमें ये समझना होगा कि गुड्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं। आइए समझना चालू करते हैं। देखो अभी के लिए केवल इतना, गुड्स की पूरी डेफिनेशन हम लोग को याद करनी है, समझना है, क्योंकि गुड्स डिफाइन करने को आ सकता है। अभी के लिए केवल एक बात समझ लो कि सर गुड्स जो है मोटे मोटे तौर पे मूवेबल आइटम्स को हम गुड्स रेफर करते हैं। जब ब्रॉडर डिटेल्ड डेफिनेशन बताऊंगा ना तब इसमें 8-9 चीजें और आके जुड़ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सर मूवेबल आइटम्स को हम गुड्स बोलते हैं। जैसे कि चेयर हो गई, चेयर एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हो ना। जैसे कि कोई मशीनरी हो गई जो जमीन से फिक्स नहीं है तो वो मूवेबल है, जमीन से फिक्स है तो वो मूवेबल नहीं है। ठीक है। जैसे कोई कार हो गई, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, ये सब मूवेबल है, चेयर मूवेबल है, मशीनरी मूवेबल है। ठीक है। और क्या क्या, हर वो आइटम जो कि इमूवेबल है वो इसमें कवर नहीं होगा। सर जैसे कि लैंड और बिल्डिंग जो है, 2000 इमूवेबल आइटम्स और प्रॉपर्टीज, तो उनकी परचेजिंग और सेलिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इनको गुड्स नहीं माना जाता है। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स। ठीक है। तो सर इनके लिए अलग एक्ट बना हुआ है जो सेलिंग और परचेजिंग ऑफ इमूवेबल आइटम्स को कवर करता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है, हमको इसकी डिटेल में जाने की कतई जरूरत नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अभी एक बार के लिए आप समझ लो गुड्स क्या होते हैं सर, कि मूवेबल आइटम्स को गुड्स बोलते हैं। ठीक है। अब क्या मूवेबल है क्या नहीं है ये सब हम अभी जब चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तो सर गुड्स भी समझ लिया। अच्छा बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर एक्ट का नाम तो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसको लिख देते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अच्छे एक्ट को बेचना, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, अच्छे एक्ट को बेचना, ये गलत है, प्लीज ये मत लिखना। सही नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है। चलिए गुड्स भी एक बार मोटे मोटे तौर पे अपन ने समझ लिया क्या होता है। आइए आगे देखते हैं। अब ये भी कर लिया। और अब देखो चालू कहाँ से करना है सर? बायर, और अब बहुत सारी डेफिनेशंस देखनी है, 8-9 तरीके की डेफिनेशन देखनी है। बायर कौन, सेलर कौन, गुड्स कौन, गुड्स का मतलब क्या। ठीक है। गुड्स कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स, इस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिटेल में मतलब हमको काम पड़ेगा। डिलीवरी, इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स, की सर गुड्स को डिलीवर भी तो किया जाना चाहिए, तो डिलीवरी कैसे कैसे हो सकती है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस छोटे से पार्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है। डिलीवरी का मतलब समझाओ और टाइप्स ऑफ डिलीवरी समझाओ। देव बोल क्या हुआ? कितने चैप्टर है इस एक्ट में? क्यों कितनी जल्दी पीछा छुड़ाना है? कैलकुलेशन तो दिमाग में ये चल रही है। अरे नहीं, पीछा पीछा छुड़ाने का नहीं सर, वो जितना जल्दी पोर्शन खत्म हो उतना बस। कितनी जल्दी कोर्स खत्म होगा? 4 चैप्टर है, उसके ओके। बाद में एलएलबी भी तो कराना है। हाँ हाँ, पता है। 20 days प्लस अराउंड 12 to 13 यानी 15 days, 35 days मिनिमम लूंगा। ठीक है। ओके सर। हाँ ओके तो बोल रहा है, फिर टेस्ट भी लूंगा। ठीक है। वो भी चलेगा सर। 3 मॉक लूंगा कम से कम, मेरी इच्छा है। तेरा, बान्यमी का, और जो भी दिसंबर अटेम्प्ट में अटेम्प्ट मार रहा है। बान्यमी फोन से ध्यान हटा ले, इधर देख। ठीक है। फोन से ध्यान हटाओ अपना सब जने, आ जाओ।
तो सर आओ करना चालू करते हैं। गुड्स की डेफिनेशन, बायर सेलर की डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ गुड्स, डिलीवरी क्या होती है, मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंट कौन है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स वगैरह वगैरह, प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये सब अब मतलब ना मोड चेंज करना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरफ। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, देव पासारी आ जाओ। Introduction, Section 1 and 3. Prior to passing of this act, the law relating to the contract of sale of goods were regulated under Section 76 to 123 of the Indian Contract Act 1872. हाँ, These sections were replaced by a separate act called Sales of Goods Act 1930. सेल ऑफ The गुड्स, act, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930, ठीक है। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले क्या था, ये एक्ट जम्मू और कश्मीर में नहीं लगता था क्योंकि उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा हासिल था, लेकिन सर अब वो हट चुका है। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ इसको। the act deals with all the sales of goods but does not deal with the contract of sale of service, pledge of goods, mortgage of property, and barter of goods. देखो, ये एक्ट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस पे लगता है, लेकिन इन चार पे नहीं लगता है जहां आपने गुड्स नहीं और सर्विसेज खरीदी और बेची हो, ठीक है। कई तुम लोग को जान के हैरानी होगी, देखो हमारा लॉ कितना डेप्थ में है, क्या क्या बातें उसको उसमें डिस्कस नहीं करी गई है, ये समझने की कोशिश करो। देखो, मान लो देव एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है। देव इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। देव ने कोडिंग करी है और एक कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोडिंग करके एक बहुत अच्छा कोई एक इसने सॉफ्टवेयर बनाया। यदि ये सॉफ्टवेयर देव ने इंटरनेट के माध्यम से मिस्टर एक्स को बेचा तो ये गुड्स नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि देव ने यही सॉफ्टवेयर को सीडी पे राइट कर दिया या फिर पेन ड्राइव पे इसका सेटअप इंस्टॉल करके और किसी को बेचा, तो सर ये गुड्स कहलाने लग जाएगा और इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि इसको गुड्स माना ही नहीं गया है, तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे में ये ट्रांजैक्शन आएगा ही नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। तो इतनी सी बात पे डिफरेंशिएट कर लिया। ये मैं तुमको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तुमसे कोई पूछने नहीं वाला है कि ऐसा है या नहीं है या कैसे है। आप डेप्थ देखो, गुड्स किस चीज को माना है, इस सॉफ्टवेयर को जब आप पेन ड्राइव या सीडी पे बेच रहे हो तो वो गुड्स माना जाता है, और उस गुड्स, यदि गुड्स माना जा रहा है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा सेम सॉफ्टवेयर पे, बजाय इंटरनेट से डाउनलोड करने के, ठीक है। तो वंडरफुल बात है। देखो चलो आओ आगे देखते हैं। तो सर सेल ऑफ सर्विसेज पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लेजिंग ऑफ गुड्स पे, प्लेजिंग का मतलब क्या होता है यार, एक मोटा मोटा बोलू ना, प्लेजिंग ऑफ गुड्स और प्लेजिंग और मॉर्गेज वैसे दो अलग अलग टर्म्स हैं, पर अभी के लिए गिरवी रखना दोनों के लिए ये समझ लो कि सर गुड्स को गिरवी रखने पे ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सेल नहीं हो रही है, वहां पर सेल नहीं हो रही है, वहां पर गिरवी रखा जा रहा है। इसलिए कोई ट्रांजैक्शन जहां पर आप गिरवी रख रहे हो किसी चीज को, वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मोटे मोटे तौर पे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले, वैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब अलग होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स मींस ओनरशिप ऑफ गुड्स, बट यहाँ पर हम जनरल उसमें बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी यानी कि इमूवेबल आइटम, लैंड या बिल्डिंग, जब आप इमूवेबल आइटम को गिरवी रखते हो तो हम उसको मॉर्गेज बोलते हैं, और जब आप मूवेबल आइटम यानी कि गुड्स को गिरवी रखते हो तो हम उसको प्लेज बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो प्लेज और ऑफ गुड्स, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने तो पहले ही बोला था कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर भी आ जाती है वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का काम होता ही नहीं है, तो मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी में भी क्या ही काम होएगा। नेक्स्ट, बार्टर ऑफ गुड्स, कि सर बार्टर ऑफ गुड्स, बार्टर आप लोग सब समझते हो ना। बार्टर में क्या होता है, रेगुलर सेल में तो क्या होता है
मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को साइकिल बेची और मिस्टर वाई ने उसको 1,000 रुपए दिए, ठीक है। यहां पर तो गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर सम प्राइस, ठीक है। जबकि बार्टर में क्या होता है रे, बार्टर में गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर सम गुड्स। पहले के जमाने में जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तो बार्टर सिस्टम चलता था, ये इसको चावल दे देता था, ये इसको दाल दे देता था, या ये इसको गेहूं दे देता था। बात समझ में आई ना, बार्टर सिस्टम इसी को बोलते थे, गुड्स गेटिंग एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो सर जहां पर गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम अनदर गुड्स, वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। वहां जहां पर भी गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम प्राइस, वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो गुड सेलिंग और इनकी ये सब जब डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना अपन, तो वहां पर होगा कि जब गुड्स को प्राइस के लिए एक्सचेंज किया जाता है तब वो मनी फॉर्म में ऐसा, तब वो सेल की डेफिनेशन में आता है, तब वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होता है। बट वेयर गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम गुड्स अंडर बार्टर सिस्टम, तब वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गुड्स आर नॉट गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम प्राइस, ठीक है। क्या इतना समझ में आ गया? इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतने से कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन दे देता है राम ने श्याम को घोड़ा दिया और श्याम ने राम को ऊंट दिया, तो क्या इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल होगा? अरे नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरी वैरायटी देखो, पहली वैरायटी तो क्या हो गई, ये वाली, वेर गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम प्राइस। दूसरी वैरायटी, गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम गुड्स, ठीक है। तीसरी वैरायटी, देव का दोस्त पुलकित तो आया नहीं और देव को दांत दिखाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो एग्जाम्पल इन्हीं पे ले लेते हैं, ठीक है। देव ने पुलकित को मान लो कुछ गुड्स दिया, गुड्स नंबर 1। पुलकित ने देव को उसके बदले में गुड्स नंबर 2 प्लस 5,000 रुपीज कैश दिया। ये तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, क्या इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? क्या इस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? वैरायटी में डिफरेंस क्या पार्शियली पड़ा लग 1, सकता 2 और 3 में? सबसे पहले ये बताओ 1, 2 और 3 में वैरायटी में फर्क समझ में आया? तो सर क्या तीसरे ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा? हाँ सर होगा। उसका कारण है, हम अभी, मैंने अभी आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन कराया ना, दैट वेयर गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर सम प्राइस, वहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लग जाएगा। तो इसमें वो कंपोनेंट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो कंपोनेंट पूरा हो गया ना जो हमको डेफिनेशन में चाहिए। तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। हाँ रिया बोल। सुनाई नहीं दे रहा है रिया? 5,000 पे लगेगा सेल ऑफ गुड्स। वापस बोल, अब आवाज चालू हुई है, वापस बोल। सर मैं बोल रही हूँ कि सेल ऑफ गुड्स खाली 5,000 पे लगेगा या फिर पूरे पे ही लगेगा? देख हमारे को डेफिनेशन में क्या चाहिए, अभी अपन डेफिनेशन पढ़नी बाकी है, मैंने तुमको जस्ट बता दिया पहले से, ये समझ लो बस कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन से ट्रांजैक्शन पे लगेगा, वेयर गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज्ड फॉर सम प्राइस। तो वो जो दो चीजें हमको चाहिए थी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सम प्राइस, वो चीज यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो वो तो पूरी हो गई या नहीं हो गई, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, पूरे पे लगेगा। बात समझ गई? ठीक है। ठीक है, हाँ। चलिए। और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े, चलिए। तो सर बार्टर ऑफ गुड्स, प्योर बार्टर ऑफ गुड्स है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन यदि बार्टर में कहीं ना कहीं गुड्स 1 के बदले में गुड्स 2 प्लस कैश ऐसा आ गया, तो सर इस पे जरूर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लग जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ गई। The provisions of the Indian Contract Act 1872 shall continue to apply to the contracts for the sale of goods unless they are inconsistent with this act. सेक्शन 3 मैंने आपको बताया था ना, जहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ और बोल रहा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और बोल रहा है। सबसे पहले तो से कोई गुड्स खरीदने और बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे सोगा भी लगेगा, उस पे कॉन्ट्रैक्ट भी लगेगा, पहली बात।
सो द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल ऑफ गुड्स, यानी कि दोनों लगेंगे, अनलेस दे आर इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, यानी जब तक कि वो यदि अपोजिट ही बात करने लगे तो फिर हम किसकी बात मानेंगे, फिर हम सोगा की बात मानेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। डेफिनेशंस ऑफ बायर एंड सेलर, डेफिनेशंस अब करना चालू करते हैं। बायर एंड सेलर, पढ़ भाई बायर की डेफिनेशन। Buyer means a person who buys or agrees to buy goods. Seller And- means a person who's एंड सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। अब यार ये क्या भला हो गई, बायर तो वो होता है जो खरीदता है और सेलर वो जो बेचता है, अब ये क्या डाल दिया, बाइज और एग्रीज टू बाय, सेल्स और एग्रीज टू सेल। सर देखो ऐसा होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक मतलब सेल दो तरीके का होता है, एक तो होता है एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीके का होता है, एक तो होता है एग्रीमेंट टू सेल और दूसरी वैरायटी होती है सेल। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कोई चीज को बेचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो दो तरीके में से कोई भी एक तरीके का हो सकता है, या तो वो होगा एग्रीमेंट टू सेल या फिर वो होगा सेल। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में बायर जो है वो सेलर को ओनरशिप एक फ्यूचर डेट पे देने का वादा करता है, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, आई एम एग्रीइंग टू सेल दिस टू यू, मैं आपको अपनी इस चीज की ओनरशिप फ्यूचर डेट पे दूंगा। ठीक है, और सेल का मतलब होता है बायर ने सेलर को ओनरशिप दे दी, तो फिर हम उस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और वो भविष्य में देने की बात कर रहा है ओनरशिप, तो हम उसको बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। मोटा मोटा फर्क समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में देव चूका तो नहीं है, समझ में आ गया देव? yes sir. ईशा, मांगड़ एंड शेट्टी, शेट्टी साहब कहाँ चले गए? इधर ही हो सर। तो दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान के कैमरा दर्शन, भगवान के दर्शन दुर्लभ क्यों हो रहे हैं? कैमरा ऑन है सर, आपको कैमरा नहीं ऑन दिख है सर, आप ही आंख के अंधे हो, आपको दिखता नहीं है कैमरा ऑन है, मेरा तो कैमरा ऑन पड़ा है सर। आ जाओ चलो। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीके का होता है, ये बात ध्यान रखना, ये भविष्य में बहुत काम आएगी। वन इज एग्रीमेंट टू सेल, अनदर इज सेल, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल। ठीक है, ओनरशिप से डिफरेंशिएट, ओनरशिप ट्रांसफर, ओनरशिप डिफरेंशिएट करना है कि बायर ने सेलर को ओनरशिप दे भविष्य में देने का वादा किया है तो वो एग्रीमेंट टू सेल, और जहां ओनरशिप दे दी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, डिटेल अभी देखेंगे सबकी। सो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय। एग्रीज टू बाय क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल या एग्री, हाँ ये एग्रीमेंट टू सेल वाला पार्ट ये हो गया, ये दोनों, और सेल वाला पार्ट ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो बायर एंड सेलर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, गुड्स की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स की डेफिनेशन पढ़ भाई। Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before sale or under contract of sale. बहुत ध्यान से समझना, गुड्स की डेफिनेशन को बहुत टाइम हो गया आए हुए, और मेरे ख्याल से तो कभी आई भी नहीं है, इसलिए पूछने की फुल प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, गुड्स जिसके लिए पूरा एक्ट बनाया गया है, जिसको खरीदने और बेचने के लिए, कि सर गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैंने तुमको वैसे भी यही बोला था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का मतलब मूवेबल आइटम से रिलेटेड है, इमूवेबल को ये एक्ट कवर नहीं करता है, उसके परचेजिंग और सेलिंग को। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स, सर आपको थोड़ा बहुत पहले मैंने समझाया हुआ है एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, कि सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, मिस्टर वाई ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई पे
एक्शन लेने का राइट मिल गया, ठीक है, कितने रुपए के लिए, मान लीजिए 10,000 रुपए के लिए। तो मिस्टर एक्स इस राइट को मिस्टर जेड को बेच रहे हैं कि चल तू कर लेना, तू वसूल लेना, मेरे को तो 8,000 रुपए दे दे, 2,000 रुपए तेरी मेहनत के तू वसूल लेना, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम एक्स का था, वो इसे गुड्स जैसे जेड को बेच रहा है, तो वो गलत कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से आप कोई और चीज बेचो ना, ये केस करने का राइट और ये वैसे भी नहीं बिक सकते, क्योंकि देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सर किसी पे क्लेम के वास्ते एक्शन लेने का राइट जो है वो आप गुड्स जैसे नहीं बेच सकते हो। इसको स्पेसिफिकली डाला गया है तो हमको याद करना है, बस बात इतनी सी है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब ये मनी को गुड्स में क्यों माना गया है और क्यों नहीं माना गया है, आइए समझते हैं। देखो मनी दो तरीके का होता है, एक तो होता है मनी लीगल टेंडर, और एक होता है ओल्ड एंटीक नोट्स एंड कॉइन्स। ओल्ड एंटीक नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। लीगल टेंडर जो मनी है, जिसको आज आप किसी दुकान पे जाके 500 रुपए का नोट दिखा के कुछ खरीद सकते हैं, वो तो हो जाता है लीगल टेंडर, ठीक है। लीगल टेंडर जो नोट है ना, उसको आप कभी भी गुड्स नहीं बोलोगे, गुड्स जैसे एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, गुड्स जैसे सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जबकि ओल्ड एंटीक नोट्स और कॉइन्स जो है वो डेफिनेटली ये दूसरे टाइप का मनी है, इसको डेफिनेटली गुड्स की डेफिनेशन में माना गया है, इसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। लीगल टेंडर को कभी भी गुड्स नहीं माना गया, उस 500 रुपए के पत्ते को कभी भी गुड्स नहीं माना गया है, आप उसको गुड्स की तरीके से नहीं बेच सकते हो, ठीक है। क्या तुमको फर्क समझ में आया, कौन सा मनी गुड्स है और कौन सा गुड्स नहीं है? क्या तुमको फर्क समझ में आया सभी जन को? ठीक है, ध्यान रखना। एक बार वापस बता सकते हो? मोदी जी ने, अभी एक मोदी जी तो आपको पढ़ा रहे हैं, दूसरे मोदी जी ने 500 रुपए के नोट बंद कर दिए थे, 1,000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे, बोला था आज रात 8 बजे से ये पैसा लीगल टेंडर नहीं है, बोला था ऐसा, ठीक है। यानी कि अब से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा, लाइन में लगो और नया लीगल टेंडर लो। तो सर जिस चीज को आप लीगल टेंडर जैसे यूज कर सकते हो ना, मान ले तेरे को शॉप से कोई डेयरी मिल्क खरीदनी है तेरी किसी फ्रेंड के लिए, ठीक है, तो हाँ सर मैं, हाँ हाँ मैं सर, तो ऐसा हाँ हिला रहा है कि जैसे सही में रोज खरीद के देता हूँ, ठीक है। तो मान ले तेरे को तेरी किसी फ्रेंड के लिए डेयरी मिल्क खरीदनी है, तो तू जाएगा 100 रुपीज पे करेगा और है ना उसे डेयरी मिल्क खरीदेगा, तो वो लीगल टेंडर की तरह तू उस मनी को यूज कर रहा है। वो मनी कभी भी, वो 500 रुपए या 100 रुपए का नोट गुड्स की डेफिनेशन में कभी कवर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। उस 100 रुपए के पत्ते को तू गुड्स जैसे खरीद और नहीं बेच सकता, वो मनी कभी भी गुड्स नहीं होता है लीगल टेंडर वाला। जबकि ओल्ड एंटीक कॉइन्स जो हैं, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, जो कि अब लीगल टेंडर नहीं रहे हैं, उन्हें आप गुड्स जैसे जरूर खरीद और बेच सकते हो। तू कलेक्टर है कॉइन्स का, तू 5,000 रुपए में अकबर के जमाने का कोई एक 50 पैसे का कोई एक कॉइन खरीदना चाह रहा है, तो तू वो खरीद सकता है, क्योंकि वो गुड्स है, उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा इनके परचेजिंग और सेलिंग पे। बात समझा? ठीक है। यस सर। तो मनी जो है ना, वो गुड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है गुड्स और कौन सा नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। सो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, एंड गुड्स की डेफिनेशन इंक्लूड्स, ध्यान से समझना, स्टॉक्स एंड शेयर्स। क्या तुम लोग सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुमको शेयर्स और स्टॉक के बीच में डिफरेंस ध्यान है? स्टॉक और शेयर्स के बीच में डिफरेंस ध्यान किसी को नहीं है तो अभी हाथ खड़ा कर दो, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता है। शेयर्स तो वही है ना यार, इक्विटी शेयर्स और ये प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर्स के खरीदने और बेचने के, शेयर्स को गुड्स माना गया है, शेयर्स को गुड्स माना गया है, तो शेयर्स के खरीदने और बेचने पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू होगा, लगेगा। स्टॉक क्या होता है रे? व्हाट इज स्टॉक? एक तो वो नॉर्मल स्टॉक हो ही गया जो आप अपने बिजनेस में धंधा करने के लिए खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक रखते हो। एक स्टॉक शेयर्स से रिलेटेड होता है। एक जनरल बात बोल रहा हूँ यार, मेरे से ज्यादा तुम लोग को आता होगा इस बारे में, कि सर शेयर्स तो ऐसे खरीद सकते हो और बेच सकते हो,
एक शेयर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने एक शेयर खरीदा बेचा, 2 शेयर खरीदे बेचे, 3 शेयर खरीदे बेचे, क्या मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई 2.5 शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं क्या? 2.5 शेयर्स बिकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जबकि स्टॉक जो होता है ना, बहुत सारे शेयर्स को जो मिला के बनता है, उसमें तुम ऐसे भी खर्च कर सकते हो। मैं ₹3000.35 ₹3035 का स्टॉक खरीद रहा हूँ, वहां पर फ्रैक्शन में खरीद और बेच सकते हो, शेयर्स में फ्रैक्शन में नहीं खरीद और बेच सकते हो। बात समझ में आ गई शेयर्स और स्टॉक के बीच में डिफरेंस? तो सर हमारे लिए तो शेयर्स भी गुड्स है, स्टॉक भी गुड्स हैं, जो कि बहुत सारे शेयर से मिलके और फिर फ्रैक्शन में खरीदा और बेचा जाता है। ये प्रैक्टिस पहले की, आजकल कोई विशेष करता नहीं है। ठीक है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है, मनी गुड्स नहीं है। कौन सा मनी गुड्स नहीं है सर? लीगल टेंडर जो है वो मनी नहीं है, वो मनी गुड्स नहीं है। एंड गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। स्टॉक भी गुड्स माना गया है, शेयर्स भी गुड्स माना गया है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ध्यान से समझना, बढ़ती हुई क्रॉप्स, बढ़ती हुई घास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। सर ये मूवेबल है क्या? जो जमीन में उग रही है, जो घास उग रही है या फिर कोई दाल उग रही है, वानेमी जैन, वानेमी जैन, ध्यान कहाँ है बेटा तेरा आज? सर मैं लिख रही हूँ। आप लिख रहे हो? हाँ सो सर ग्रोइंग क्रॉप्स जो अभी बढ़ रही है वो मूवेबल कैसे हो सकती है? ठीक है। ग्रास, या सर ये तो इमूवेबल चीज है, घास कोई एक जगह से दूसरी जगह हिलती थोड़ी है। ठीक है। एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। सर जैसे कि एक पेड़ हो गया, पेड़ जो है वो जमीन से अटैच्ड होता है, ठीक है, या ऐसी मशीनरी जिसको हमने परमानेंटली जमीन में फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो वो मूवेबल थोड़ी रही। तो सर फिर इनको कैसे इंक्लूड कर लिया गुड्स में? आगे की लाइन पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड बिफोर द सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में काट के देने का या जमीन से अलग करके देने का वादा किया गया है कि ये घास है कि कितनी है कि ऑलमोस्ट 500 किलो हो जाएगी, ठीक है, अभी उग रही है, जब पूरी उग जाएगी तो मैं आपको जमीन से काट के अलग करके दूंगा। तो अब वो अलग करते ही, अलग करने का वादा करते ही वो मूवेबल हो जाएगी। जब भी वो उगेगी मूवेबल होगी तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ट्रांजैक्शन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सबको? कि सर ग्रोइंग क्रॉप्स अभी पूरी उगी नहीं है, उग रही है। सर आपने उसको भविष्य, मान लो कि हमारा देव एक फार्मर है, देव ने इतने बड़े लैंड में कौन सी क्रॉप्स उगाई? मान लो उसने टमाटर की क्रॉप्स उगाई या फिर उसने वीट की क्रॉप्स उगाई, सब जगह, ठीक है, अभी बढ़ रही है। इसके पास में मैगी टोमेटो केचप वाले आए, टोमेटो केचप बनाते हैं ना, ठीक है, उन्होंने एडवांस में इससे खरीदने की बात करी, हम तेरे को पर केजी 20 रुपीज देंगे, जितनी भी फसल हो हमको भेज देना, ठीक है, जब उगेगी तब मैं यहाँ से तोड़ के आपको सप्लाई कर दूंगा। तोड़ने का वादा करते ही वो मूवेबल की श्रेणी में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अभी तो अटैच्ड है जमीन से, लेकिन तोड़ने का वादा करते ही वो मूवेबल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? हाँ सर मूवेबल बन जाएगा। तो उसपे मूवेबल पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू हो जाएगा, इसलिए गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। बात समझ लिए? समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। ठीक है। सो growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed, अलग कर देना, before sale or under contract of sale। बेचने से पहले या बेचने के दौरान हम इसको अलग कर देंगे तो वो मूवेबल हो जाएंगे, उनको भी गुड्स में इंक्लूड किया गया है। अब सर पेड़ जो खड़ा हुआ है, मान लो चंदन का पेड़ है, चंदन बहुत महंगी लकड़ी होती है, ठीक है, तो सर अभी तो वो खड़ा हुआ है, तब तक तो मूवेबल नहीं है, लेकिन आपने क्या कह के बेचा? मैं इसे काट के आपको दूंगा। तो यू हैव एग्रीड टू सीवियर इट, कट इट फ्रॉम द लैंड, सीवियर मीन सेपरेट इट फ्रॉम द लैंड, एंड देन
गुड्स बन जाएगा तो उस पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट उसको खरीदने और बेचने पे लागू हो जाएगा। इसी तरीके से जमीन में बहुत सारे, जमीन के अंदर मिनरल्स होते हैं या नहीं होते हैं? कोयला, जिंक, ठीक है, कोयला हो गया, जिंक हो गया, और जितने मिनरल्स, ध्यान है यार, जो जमीन से निकलते हैं, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। अभी तो दे आर पार्ट ऑफ द लैंड, सो दे आर नॉट मूवेबल, तो वो गुड्स हो ही नहीं सकते। लेकिन आपने क्या वादा किया, मैं मेरी खदान से आपको निकाल कर 5 टन कोयला दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एग्रीड टू सिवियर दिस, यू हैव एग्रीड टू सिवियर दिस, अलग कर देना फ्रॉम द लैंड। तो फिर अब इस ट्रांजैक्शन पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, सभी जने वापस ज्वाइन करेंगे, सभी जने वापस ज्वाइन करेंगे सेम लिंक पे, ठीक है। चलिए।